अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Am I audible to all of you? आवाज आ रही है? You can use your chat option to let me know if I'm audible. Let's start today's class. So last class में हमने 25 मार्क्स वाली कैटेगरी का एक और क्वेश्चन कंप्लीट किया था एंड उस क्वेश्चन को करने के बाद वी डिसाइडेड कि अब अगली क्लास में हम एक लेवल अप करेंगे और हम 50 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे. So winter 2019 का this question by the name of Perfect Building and Plumbing Supplies Limited, this relates to winter 19 basically. ये हम आज करने वाले हैं. सही है. A fairly long question. अगर आप यहाँ पर देखें शीट 1 पे मैंने इसकी सारा बैकग्राउंड केस पेस्ट किया हुआ है. 50 मार्क्स का ओवरऑल क्वेश्चन है. शीट 2 पे मेरे पास इसका अपेंडिक्स 1 आ रहा है. ठीक है. Then sheet 3 पे we've got appendix 2. Likewise we have appendix 3 over here and over here as appendix 4. ठीक है. ये चारों अपेंडाइसिस इसके मौजूद हैं यहाँ पे एंड हमें जो है वो इस क्वेश्चन को अब रीड करना है और इसको जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करना है. सो दिस रिलेट्स टू विंटर 2019. प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज की क्लास में इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल नहीं हो पाएंगी, लेकिन आज के बाद जो भी हमारा नेक्स्ट डे होगा क्लास का, हम उसके अंदर आधा उसको जो है वो कंप्लीट कर रहे होंगे. और मैंने जैसा कि तुम्हें पहली इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि एक वीकेंड मैं MSc 2 के लिए ऑफ करूंगा बिकॉज ऑफ माय ओन एग्जाम्स. तो अब जो कमिंग वीकेंड है वो होगा, यानी आज हमारी 15th को क्लास होगी और 15th के बाद वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास ऑन 29th ऑफ अगस्त या 28th ऑफ अगस्त. सॉरी 28th ऑफ अगस्त, या दैट्स अ सैटरडे बेसिकली. 28th ऑफ अगस्त. तो बीच में एक वीकेंड का लैग आएगा और जो अगली क्लास होगी उस क्लास में फिर बहरहाल हम इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो कंप्लीट कर रहे होंगे. तो अगर किसी के अब तक पुरानी क्लासेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम यहाँ पे अपने डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं बाय रीडिंग द क्वेश्चन. किसी का कोई सवाल है? पिछला जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ कोई चीज समझ ना आ रही हो, एनीथिंग? चलो, आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है. कितने लोगों ने प्रैक्टिकली घर पे एक क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर लिया है या लिखने की कोशिश की है? एक भी नहीं है. जितने लोगों ने ज्वाइन किया किसी ने भी कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया? जो मैंने क्लास में कराया उसी को उन्होंने सही से फेयर करके ड्राफ्ट किया, ऐसा कोई है? या हमने जो सवालात किए उन्हीं को बाद में देख लिया हो, उनकी ड्राफ्टिंग कर ली हो, उन्हें लिख लिया हो गलती से? दो चार आदमी किराए पे ले लो यार, कर लो काम. 4-5 आदमी मिलके, 6 आदमी मिलके कर लो, मसला नहीं है, लेकिन कर लो यार. एक भी नहीं है जो कह सके कि मैंने किया है. चलो सही है, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया. हाँ जी, विंटर 2019 का 50 मार्क्स की कैटेगरी वाला सवाल पिकअप करते हैं और उस सवाल को पढ़ने की बहरहाल कोशिश करते हैं. सो परफेक्ट बिल्डिंग एंड प्लम्बिंग सप्लाईज लिमिटेड, दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी. इट्स अ लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर. डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर है ये, ना के मैन्युफैक्चरर. डिस्ट्रीब्यूटर का केस क्या होता है? वो जो मैन्युफैक्चरर से बल्क में सामान खरीदता है. और रिटेलर का केस क्या होता है? जो कंज्यूमर को बल्क में नहीं बल्कि जितनी क्वांटिटी उन्हें रिक्वायर्ड है थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूमर लेवल पे जो है वो सेल करते हैं. सही. is a leading distributor and retailer of plumbing, heating and building materials, employing over 800 लोग, 800 people. ठीक है. 800 people की ये कंपनी है. इसके अंदर प्लम्बिंग, हीटिंग और बिल्डिंग मटेरियल्स को बहरहाल ये जो है वो सप्लाई करते हैं. इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलिंग इनके पास है. PPPS quickly became a household name following a period of rapid growth in the retail sector after it was founded over 20 years ago. 20 साल पुरानी कंपनी अपने आप में एक स्टैंडिंग रखती है मार्केट के अंदर. ठीक है. और बड़ा एक रैपिड ग्रोथ का पीरियड इन्होंने जो है वो गुजारा है. PPPS was listed on the Pakistan Stock Exchange over 10 years ago. 10 साल पहले इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग भी करवाई है, यानी एक लिस्टेड कंपनी है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट लॉज की बड़ी बड़ी चीजें इसके ऊपर बहरहाल अप्लाई करती होंगी. ठीक है. PPPS operates two independently operated divisions, a buildings materials division and a plumbing supplies division. दो divisions में ये काम करती है. यहाँ पे हम लिखते जाते हैं हमारे पास
2 डिविजन हैं बेसिकली इस कंपनी के। सुकून से लेके चलेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। कोई पार्ट आज की क्लास में रह जाता है अगली क्लास में करेंगे, कहीं पर कोई मसला है आप लोग सवाल पूछेंगे, साथ साथ सॉल्व करेंगे, साथ साथ चीजें अपने पास लिखेंगे, अपने थॉट्स को जॉट डाउन करेंगे। फिर इंशाल्लाह ताला कोई सवाल होगा आपका तो हम उसको कैटर कर लेंगे। सो बेसिकली देयर आर 2 इंडिपेंडेंट ऑपरेटेड डिविजन्स, अ बिल्डिंग मटेरियल्स डिवीजन एंड सेकंड नंबर पे आता है एट द सेम टाइम प्लम्बिंग सप्लाईज डिवीजन। प्लम्बिंग सप्लाईज डिवीजन। सो सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आती है कि भाई 2 डिविजन हैं कंपनी के पास। ईच डिवीजन ऑपरेट्स इट्स ओन वेयरहाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड चेन ऑफ रिटेल आउटलेट्स, यानी ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स के तौर पे काम करते हैं। दे आर बेसिकली एसबीयूज, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। एसबीयूज का मतलब हमें याद होगा, हमने बीएम में पढ़ा था, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, जो इंडिपेंडेंट होते हैं एंड एट द सेम टाइम डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग और अपनी सारी चीजें खुद मैनेज करते हैं। जस्ट लाइक अ सब्सिडरी, एक सब्सिडरी अपने पेरेंट से बिल्कुल अलग होती है और वो अपने सारे डिसीजंस वो खुद लेती है। A building materials division, plumbing, each division operates its own warehousing and distribution network and chain of retail outlets. Each division sells directly to the general public from its retail outlets, as well as to building and plumbing contractors and merchants. Each division can also deliver directly to the corporate customer premises. The demand for new housing and commercial buildings in Pakistan's major towns and cities has increased the demand for building and plumbing supplies, which has resulted in PVPA's growth and profitability. The board of directors would like to understand the company's divisional performance and determine if there is a need to improve existing management, accounting and reporting systems. ठीक हो गया जी। ओवरऑल लेवल पे पाकिस्तान में हाउसिंग की डिमांड इंक्रीज होती चली जा रही है। इनके पास ये एज है कि ये डायरेक्टली टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स भी बेच सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर्स को, मर्चेंट्स को भी बेचते हैं, और ये इनके रिटेल आउटलेट्स भी हैं, अपनी रिटेल आउटलेट्स के थ्रू भी बेचते हैं। हाउसिंग और कमर्शियल बिल्डिंग्स की पाकिस्तान में डिमांड इंक्रीज होती चली जा रही है और इनकी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होती चली जा रही है। The board of directors would like to understand the company's divisional performance and determine if there is a need to improve existing management, accounting and reporting systems. डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं? डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि भाई हमें डिवीजन वाइज इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताओ, ताकि हम ये देख सकें कि हमें अपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस करवानी है या नहीं करवानी। मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, क्या कोई ऐसे सिस्टम्स के तुम लोग नाम बता सकते हो जो मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के लिए यूज होते हो? गालिबन तुम लोग सारी लोग फर्म में जो है वो अपने आर्टिकल्स कर रहे होंगे, मुख्तलिफ कंपनीज को देख चुके होंगे, कम से कम 2 ऑडिट्स 3 ऑडिट्स कर चुके होंगे अभी तक। कोई सिस्टम्स ऐसे हैं जिनके तुम लोग नाम बता सकते हो तो थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि बात हो क्या रही है यहाँ पे। मटेरियल मैनेजमेंट तो एक वो है, मॉड्यूल है, सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है। हाँ भाई, और कोई है? बिल्कुल सही किया कनील, आपने बिल्कुल सही कहा। एसएपी, एसएपी एक बिल्कुल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसके अंदर अकाउंटिंग भी हो जाती है, मैनेजमेंट के रिलेटेड डेटा भी निकल आता है। ओरेकल, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। नेविस का मैंने नाम नहीं सुना है अब्दुल, जो तुम सॉफ्टवेयर का नाम बता रहे हो। ओरेकल है, सैप है, डायनामिक्स है, क्विक बुक है। इस तरह के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट में, डेटा मैनेजमेंट में, इन सब का आपको इस्तेमाल होता है। ठीक है, बिल्कुल। चलो, ये अब्दुल कह रहे हैं टर्मिनल साइट्स के लिए नेविस इस्तेमाल होता है। क्या मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स होती हैं उसके अंदर? अगर वो होती हैं तो फिर प्रॉब्ली ये भी इसी तरीके से होगा। चलो फिर ठीक है, गुड गुड सीन है, वी कैन डू इट। माइक्रोसॉफ्ट का ऐसे ही प्रोडक्ट डायनामिक्स है। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपने अपने क्लाइंट्स के पास देखे होंगे, जिससे वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट्स निकालते हैं। अब जैसे मिसाल है छोटी सी, मैं चाह रहा हूँ मुझे आज स्लो मूविंग इन्वेंट्री की रिपोर्ट मिल जाए, तो स्लो मूविंग इन्वेंट्री की रिपोर्ट कैसे निकलेगी? एक तो तरीका तो ये है कि सारा एक्सेल का डेटा मैं अपने हाथ से इन्वेंट्री का डेटा एक्सेल पे डालूं और अकाउंटेंट को बोलूं कि ब्लॉक्स लगा के, ब्रैकेट लगा के, पिवट टेबल लगा के रिपोर्ट दे दो। और एक है कि भाई मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में ये इन्फॉर्मेशन जा रही है, जा रही है, जा रही है। वन फाइन डे व्हेन आई नीड दिस डेटा, आई प्रेस अ बटन, रन। मैं रन का बटन प्रेस करूं और वो रिपोर्ट रन करके जो है वो एक्सेल में निकल के मेरे पास आ जाए। तो ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का बेसिकली काम होता है। नोट पॉइंट यहाँ पे एक नोट करो कि डायरेक्टर्स इस चीज को समझना चाह रहे हैं कि भाई कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे है या नहीं है। इससे रिलेटेड शायद नीचे हमें कोई सवाल मिल सकता है।
फिर कहते हैं डायरेक्टर्स आर आल्सो लुकिंग टू इंट्रोड्यूस ई-कॉमर्स एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू सस्टेन ग्रोथ. Recently, there has been some negative reporting of poor supplier practices in the media, which is in conflict with PPP's corporate social responsibility objectives. कंपनी लिस्टेड है, बड़ा नाम है, मीडिया वीडिया ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, तो आप डायरेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि यार हम कोई ई-कॉमर्स सोल्यूशन प्रिपेयर करें और नई डेवलपमेंट लेके आए ताकि हम बदलते हुए जमाने के साथ सस्टेन कर सकें. रिसेंटली इनकी कुछ सप्लायर्स की वजह से इन्हें थोड़ा सा बेइज्जती का भी सामना हुआ, तो ये चाह रहे हैं कि इस तरह की चीजें आगे जाके एलिमिनेट हो जाए. Strategic and corporate social responsibility objectives. The following strategic and corporate social responsibility objectives are published on the company's website. कंपनी की वेबसाइट पे पब्लिश होने का मतलब ये है कि जनरल पब्लिक इस चीज से आगाह हो सके और कंपनी खुलेआम ये सब लोगों को बता रही है कि भाई हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, हम कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से एक सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं और हमारी स्ट्रैटेजी है टू बी ए लीडर इन कंज्यूमर सर्विस या कस्टमर सर्विस एंड कंटिन्यूसली इंप्रूव द breadth and quality of its product range, adopt fair business practices in all its dealings with its suppliers and promote cultural and social diversity in its workforce and also expecting its suppliers to do so, to provide excellent customer service and responsiveness to changing customer needs, वक्त के साथ बदलने वाली अडैप्ट करने वाली बात, provide high levels of staff training and development with a particular focus on health and safety. स्टाफ की ट्रेनिंग डेवलपमेंट वगैरह ये सारी चीजें इनके ऑब्जेक्टिव्स में, to hold suppliers to the highest ethical standards with new suppliers having to pass an ethical supplier test. जो supplier हो वो तरीके का, वरना ये इसके साथ काम नहीं करते. To minimize environmental damage by reducing O2 emissions, CO2 emissions, improving waste management, reducing use of single-use plastic and improving product recycling. These are managed using environmental performance measures applied by head office. To promote product safety through selling only safe and reliable products that meet required रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स. चलो बीएमएस की बात तो अपनी जगह पर, मुझे बता सकते हो ये कौन से टॉपिक से लिंक होते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं? एक टॉपिक है जो तुम लोगों ने बीएमएस में भी पढ़ा है और कैफ 8 में भी पढ़ा था, कॉस्टिंग में 4-5 नंबर के लिए आता था, समथिंग रिपोर्टिंग करके नाम था उसका. इतनी भी हिंट दे दी है मैंने. चलो अब्दुल ने जवाब दे दिया है जी, डायरेक्ट मैसेज पे लोग जवाब दे रहे हैं, बाकियों को दिख नहीं रहा, आंसर छुपा रही है अपना. चलो रुबास ने लिख दिया, सही है सर. सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, एथिकल रिपोर्टिंग, ये सारे इसके नाम है. अगर आप देखो तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स उसी के आसपास है. ये स्ट्रैटेजी यही बता रही है कि कंपनी ओवरऑल लेवल पे एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती है. एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हम कस्टमर्स को सबसे अच्छी सर्विस दें, हम कस्टमर्स की बदलती हुई नीड्स को कैटर करें, कस्टमर इनका स्टेक होल्डर है, इसको उन्होंने एग्री किया. फिर उन्होंने बोला सप्लायर्स की इन्होंने बात की कि भाई हम सप्लायर्स को एक एथिकल टेस्ट से पास करेंगे. फिर उन्होंने कहा हम एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करें, CO2 एमिशंस वगैरह ना हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक हो, इन थिंग्स लाइक दैट, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेंगे. फिर उन्होंने बोला प्रोडक्ट सेफ्टी थ्रू सेलिंग ओनली सेफ एंड रिलायबल प्रोडक्ट्स दैट मीट रिक्वायर्ड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स. यानी इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को और अपने कस्टमर्स को दोनों को प्रोटेक्ट किया. खराब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको बनाने के प्रोसेस में एम्प्लॉई भी नुकसान उठा सकता है और उसको इस्तेमाल करने की वजह से कस्टमर भी नुकसान उठा सकता है. दोनों की यहाँ पे इन्होंने बात कर दी. फिर उन्होंने कहा टू बी लीडर इन कस्टमर सर्विस एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूव द बेटर क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट रेंज. जितना प्रोडक्ट और सर्विस को जो है वो बेहतर करेंगे उतनी उनकी कस्टमर बेस जो है वो ओवरऑल लेवल पे बेहतर से बेहतर होगी. फिर उन्होंने यहाँ पे एम्प्लॉइज के लिए लिखा टू प्रोवाइड हाई लेवल्स ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विद पर्टिकुलर फोकस ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी. यहाँ इन्होंने एम्प्लॉइज का ख्याल रखा. और फिर इतने अच्छे ऑब्जेक्टिव्स जब एक कंपनी को, तो एक बात इनबिल्ट होती है कि ये अपने टैक्सेस को, फेयरनेस को, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू अडॉप्ट फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस इन ऑल डीलिंग्स विद इट्स सप्लायर्स एंड प्रमोट कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटी इन इट्स वर्कफोर्स एंड आल्सो एक्सपेक्टिंग इट्स सप्लायर्स टू डू सो. बिजनेस प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है? ये टैक्स वक्त पर देंगे, टैक्स वक्त पे देंगे, गवर्नमेंट एक्सचेकर में पैसे जमा करवाएंगे, किसी किस्म की मैल प्रैक्टिसेस में नहीं होंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड नहीं करेंगे. ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक ही वक्त में ये अपने शेयर होल्डर्स का ख्याल रख रहे हैं, ये अपने स्टेक होल्डर्स में कस्टमर्स का, एम्प्लॉइज का, सप्लायर्स का, गवर्नमेंट का, सोसाइटी का, एनवायरनमेंट का, ये सब का ख्याल रख रहे हैं. अगर आपको याद हो तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में 3 पर्सपेक्टिव्स होते थे. क्या क्या पर्सपेक्टिव्स थे वो? सर एक था इकोनॉमिक, कि जिस शेयर होल्डर की बात हो रही है शेयर होल्डर को कमा के दें. जो पहली बात है टू बी ए लीडर इन कस्टमर सर्विस, खत्म हो गई बात सबसे ज्यादा प्रॉफिट और सबसे ज्यादा सेल्स बनाने की बात कर रहे हैं. दूसरा था सोशल पर्सपेक्टिव. सोशल पर्सपेक्टिव में एम्प्लॉई, ठीक है ना,
आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, ये सारी चीजें आ जाती थी। तीसरा पर्सपेक्टिव कौन बताएगा, किसको याद है? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर 3 पर्सपेक्टिव्स थे, इकोनॉमिक, सोशल, तीसरा आसान है यार, अभी डिस्कस किया है। एक्सीलेंट जी, एनवायरमेंटल। फाइनेंशियल रुबास उसमें आ गया, नंबर 1 में आ गया, इकोनॉमिक में आ गया, एनवायरमेंट बेहतरीन हो गया। ये तीनों पर्सपेक्टिव्स अगर देखो तो इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बिल्कुल साफ साफ नुमाया है। फिर आगे क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स। अच्छा, ये जब तुम मल्टीपल क्वेश्चंस करोगे ना, तो ये जिस तरह पढ़ के इंटरप्रेट कर रहे हो, ये इंशाल्लाह तुम्हारी आदत बन जाएगी। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर के दिमाग में पॉइंट कैसे आया, मेरे दिमाग में तो नहीं आया था। हो सकता है किसी को लग रहा हो, मैं कोई लाजमी नहीं कह रहा, लेकिन अगर ऐसा किसी को लग रहा है तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा कम होता चला जाएगा। PPPS aims to increase its market share by increasing sales to its existing corporate customers and footfall into its retail stores and showrooms. It also intends to launch a new marketing campaign which the company hopes will attract new retail and corporate customers. अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छी चीजें करने के बारे में सोच रहे हैं. The company recognizes that to maintain its high level of customer service, it requires investment in customer relationship management systems. Currently, customers are managed locally by individual stores and showrooms. Currently, the company currently does not provide an online sales option. However, the directors are aware that some competitors provide e-commerce on their website, allowing their customers to order products online, which are then delivered directly to their homes or commercial premises. ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है. मैं आपको ई कॉमर्स के ऊपर एक प्रैक्टिकल केस स्टडी बताता हूँ, ये वही बात करें. मुझे 1 मिनट दीजिएगा, जस्ट 1 मिनट. सॉरी. सो एक प्रैक्टिकल केस में आपको बताता हूँ. मीट वन या खास खास मीट का अगर आपने नाम सुना हो, पता नहीं पहले मैंने शायद ये एग्जांपल आप लोगों से डिस्कस की है या नहीं की है. दिस कंपनी इज बेसिकली अल शहीर कॉर्पोरेशन. सही है, अल शहीर कॉर्पोरेशन इस कंपनी का नाम है. और ये मीट वन और खास मीट मेरा ख्याल है इन्हीं के ब्रांड्स हैं. अच्छा, इस कंपनी का जब आईपीओ हुआ था, दे बेसिकली टुक जुनीद जमशेद ऑन बोर्ड. इन्होंने जुनीद जमशेद को ऑन बोर्ड किया और पब्लिक ने सेंटिमेंटल वैल्यूज के तहत बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंगली इसके शेयर्स को परचेज किया. 95 रुपीज पे इसका आईपीओ क्लोज हुआ. 95 रुपीज पे, राइट. लोगों ने शेयर्स बाई किए 95 पे. आज ये शेयर ट्रेड कर रहा है 19 रुपीज पे. कितना हो गया पता है? कम. 5 टाइम्स. 5 टाइम्स इसकी शेयर प्राइस रिड्यूस हो चुकी है. या यानी यू कह लो कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन रिड्यूस हो चुकी है. जिसके 95 लाख लगे हुए थे पिछारे के, उसके 19 रह गए. तो आप इस लॉस का अंदाजा लगाएं. गलती क्या हुई थी इनसे? प्रैक्टिकली स्पीकिंग गलती अलशेही से ये हुई थी कि ये जिस दिन आए दुनिया में, इन्होंने बोला भाई हमें सारे आउटलेट्स खोलने हैं, हम आउटलेट्स की लाइन लगा देंगे, हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिलीजिया के प्रोडक्ट की तरह हमें रिटर्न देगा, और हम तो जो है वो बिल्कुल लाइन लगा देंगे आउटलेट्स की, और मतलब बेहतरीन काम हो जाएगा. इन्होंने सारे जहां में अपने आउटलेट्स खोल दिए. ये नहीं सोचा कि ई फूड की जो इंडस्ट्री है वो ई कॉमर्स पे आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही है. आज बंदा सलाद का पत्ता पांडा मार्ट से मंगवाना पसंद करता है, ना कि वो घर से उतरे नीचे जाए रेड़े पे खड़े और वहां जाके निगोशिएट करे. वो सोचता है यार चलो पांडा मार्ट से इस तरह की चीज से मंगवा लेते हैं. ये प्रैक्टिकली बिजनेस नॉर्म है. सही है. अल शहीर वालों ने इस चीज को समझा नहीं. ये जो बात हो रही है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की, इस पैराग्राफ को समझा रहा हूँ. ये कंपनी जो बात कर रही है ना कि हमारे कंपेटिटर्स ई कॉमर्स में, हमें ई कॉमर्स में आना चाहिए, ये अल शहीर ने अंडरस्टैंड नहीं किया. वो ई कॉमर्स की तरफ नहीं आए. आज जब इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 19 रुपए पे खड़ी है और इतने सारे रिटेल आउटलेट्स के एडमिन एक्सपेंसेस इनके सर पे आए, और ये बुरी तरीके से उन ओवरहेड्स के दबाव के तले दबे हुए हैं, और वर्किंग कैपिटल इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि रेंट देना, रेंट का डिपॉजिट देना, बिजली का बिल, यूटिलिटी, ये सारे आउटलेट्स ये खोल के बैठे हुए हैं, इनसे इनको नुकसान हो रहा था. अब फाइनली 2021 में जाके इन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि भाई अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़े 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 करके रिटेल आउटलेट्स बंद करो, और करीम उबर बाइकिया को इस्तेमाल करके अपना जो सारा हिसाब किताब है वो यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर कर दो, और इनको जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी के थ्रू जो है वो सब पहुंचाओ. मैंने व्हाट्सएप पे ये सवाल नहीं शेयर किया तुम लोगों के साथ? रुको मैं अभी कर लेता हूँ यार, माय बैड. जस्ट गिव मी अ मिनट.
देखो मैंने क्वेश्चन शेयर कर दिया, सही है। तो यही वाली चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि यार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन सेल्स का डिवीजन नहीं होगा तो हम अपनी कस्टमर बेस को लूज कर देंगे, जो कहीं और चले जाएंगे। और यही होता है बेसिकली। ये चीज अब जाके अलशेर ने रियलाइज की और उन्होंने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में अनाउंस किया है। प्लस एट द सेम टाइम वो उबर, करीम और बाइकिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी फूड डिलीवरी के लिए, ना कि वो इतने महंगे महंगे आउटलेट्स को जो है वो टेकअप करें। मतलब आप यकीन करें, जो बिजनेस कंपनीज के अंदर जो राइडर्स होते थे, आउटडोर के राइडर्स, छोटी कंपनीज जो स्मॉल साइज कंपनीज है जिनका डेली का आउटडोर का काम नहीं होता, वीक में 3 दिन होता है, उन्होंने अपने राइडर्स को ले ऑफ करना शुरू कर दिया कि यार जब हमें कोई छोटा पार्सल या ऐसी कोई चीज कहीं भी भिजवानी होगी, हम बाइकिया के थ्रू भिजवा देंगे। बंदा आएगा, हमसे पार्सल लेगा, वहां डिलीवर करेगा, हमें पता चल जाएगा हाँ यार डिलीवर हो गया। बहुत सारे राइडर्स की जॉब छोटे बिजनेसेस में, बड़ी कंपनीज की बात नहीं कर रहा, वहां पे क्वांटम ज्यादा होता है। छोटे बिजनेसेस ने अपने डे टू डे एक्टिविटीज के लिए इसको ऑप्ट करना शुरू कर दिया है कि रादर दिन वो 25,000 या 20,000 का एक पूरा एक राइडर पूरे महीने रखे। Well, this is technology का impact and we have to accept it one way or the other. Business operations. The company head offices, the company's head office and 2 main distribution warehouses, one warehouse for each division, are located 20 miles outside of Karachi, close to the port and international airport. Head office function consists of the senior board, treasury function, human resource, data processing and IT services. Typically speaking, 2 warehouses हैं वो कराची से बाहर है। इसके अलावा इनका हेड ऑफिस है, उसके अंदर ये सारे एडमिन फंक्शंस हैं। Building and plumbing division sell and distribute supplier branded products as well as their own product ranges. बिल्डिंग डिवीजन की क्या है जी? कंक्रीट, सीमेंट, ब्रिक, टाइल्स, प्लास्टर, बोर्ड, टिम्बर, रूफिंग, ये सारी चीजें। प्लम्बिंग के अंदर टॉयलेट, सिंक, बाथ, शावर स्क्रीन, टैप्स, शावर फिटिंग्स। ये फर्क आपको बहरहाल समझ में आ जाएगा। The building and plumbing divisions are structured in the same way, with the single large distribution warehouse which supplies its retail stores and showrooms. Each division also fulfills direct sales orders to commercial building and plumbing contractors. Warehouse से उनका सामान डायरेक्ट भी जाता है और warehouse से retail outlets पे भी जाता है। Retail outlets से भी लोग बहरहाल जो है वो खरीदते हैं। The network of retail stores for the division has been built up over the past 20 years. Building division की बात हो रही है। The retail stores are located in out-of-town retail or industrial parks. The plumbing division operates through an established chain of smaller showrooms, which displays its range of bathrooms, plumbing products and tools. दोनों के बारे में बता रहे हैं। बिल्डिंग डिवीजन जो है वो अपनी रिटेल और आउटलेट के ओवरऑल लेवल पे नेटवर्क से काम कर रहा है। इसके अलावा जो प्लम्बिंग डिवीजन है वो कुछ शोरूम्स के थ्रू काम कर रहा है। The building division, retail outlets and plumbing division showrooms operate under Better Building and Perfect Plumbing brands respectively. दोनों के अपने अपने brands हैं। Each year, the company sells to over 600,000 retail customers and to over 20,000 corporate customers, which are made up of construction companies and small building and plumbing companies. Some larger corporate customers purchase through trade accounts with agreed terms of credit, offering a 60-day settlement period. इसको ध्यान में रखना, 60 दिन का settlement period है। Each division operates its own logistics and distribution network with their own fleet of road haulage vehicles to distribute products from its distribution warehouse to its retail outlets and showrooms. हर डिवीजन के पास अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, अपनी गाड़ियां हैं। मैंने बताया था लॉजिस्टिक्स के 2 नाम होते हैं, एक इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, इसका मतलब रॉ मटेरियल अपनी फैक्ट्री पे लाना। एक आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउस से कस्टमर तक सामान को ले जाना। यहाँ जो बात हो रही है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की हो रही है कि कस्टमर्स को और कस्टमर्स को और अपने शोरूम और आउटलेट्स को किस तरह से बैरल प्रोवाइड करते हैं। To serve its customer base with an ever-changing inventory of products, the company has over 25,000 domestic and internationally based suppliers. बहुत बड़ी supplier base है इनके पास, ताकि इन्हें हर तरह की range, variety, सवाल जवाब सब कुछ मिल सके। ठीक है। The company uses rail, sea and air transport to receive supplies in its warehouses. The company expects each division to operate an efficient supply chain by maintaining good relationships with a wide range of suppliers, both large and small. It offers preferred supplier status to suppliers who agree to advantageous credit terms. इसके अलावा जो इनके अच्छे suppliers हैं उनको कुछ अच्छे credit terms भी देते हैं. While some centralized operations are provided by head office, each division is run as an independent commercial operation with its own management team. तो हमने बात की SBU वाली, या SBU के हिसाब से चलते हैं। चंद एक ऑपरेशन सेंट्रलाइज जरूर है, लेकिन जो मेजर डिसीजन मेकिंग है, इस तरह की चीजें हैं, वो बहरहाल अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ ली जाती है। अलाइनमेंट बहरहाल इतनी अच्छी इन दोनों में नहीं है। Requirements using information appendix 1 and 2, compare divisional performance for the years 31 December 2019 and 2018 and recommend 4 matters for the board and divisional management to address.
इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है और 4 ऐसे मैटर बताने हैं जो काम के हैं. Evaluate the advantages offered to company by offering a single e-business platform and discuss the e-marketing opportunities that this would create. Outline the benefits to the company of using benchmarking to improve product integrity and staff turnover. Appendix 4 को यूज करके कहते हैं calculate the expected net profit margin that could be achieved for each year over a 5-year period for the new product and explain your reservations with any of the assumptions made by directors. ये हम देखते हैं appendix 4 में क्या है. Recommend whether the company should proceed with the new product development proposal using suitable, acceptable, feasible framework to support your evaluation. ये हम BMS में पढ़ते हैं, suitable, acceptable, feasible framework. And last में कहता है discuss the factors that board of directors would need to consider in order to successfully implement a new code of conduct for its suppliers. सही. सबसे पहले हम requirement 1 को pick up करते हैं. Appendix 1 और Appendix 2 को use करो, डिविजनल परफॉर्मेंस को कंपेयर करो और 4 ऐसे मैटर्स हैं जो बोर्ड को आप रिपोर्ट करें या बताएं. सही है. ये अपेंडिक्स 1 है. ठीक है. अपेंडिक्स 1 अगर हम देखें तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हमें दिया हुआ है 2018 और 2019 का. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है ओवरऑल कंपनी की 2018 और 2019 की. ठीक है. मोटा मोटा अगर देखें तो 2018 में कंपनी ने 214 का रिटेन प्रॉफिट कमाया था. यहाँ 103 है. वजह क्या है? डिविडेंड मोर और लेस इक्वल है. 264 का प्रॉफिट था 2018 में 163 पे आ गया. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट. सही है. 100 रुपए तक तकरीबन ये कम हो चुका है 40% के आसपास. टैक्स तो रिजल्टिंगली कम ही होगा. यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम है. 328 ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डिक्लाइनिंग में है. जीपी हालांकि बेहतर है. जीपी हालांकि 2018 से 2019 में बेहतर है. 3748 यहाँ 3880. लेकिन ये वैल्यू टर्म्स में आपको एक जैसा नजर आ रहा है. अगर वैसे देखो तो यहाँ पे 13,800 की मेरी सेल्स थी और 14,700 पे मेरी सेल्स चली गई. जरा परसेंटेज इंक्रीज देखें इनमें कितना है. सर मोटा मोटा कर रहा हूँ. 14,700 डिवाइडेड बाय 13,800 -1 मल्टीप्लाई बाय 100. मोरलेस 6.5% का इंक्रीज आया. 6.5% का इंक्रीज आया मेरे रेवेन्यू में. जीपी का जो नंबर है वो फेयरली स्टेबल नजर आ रहा है लेकिन जीपी की परसेंटेज स्टेबल नहीं होगी. और फिर सबसे बड़ा मेरा अमाउंट इंक्रीज हुआ यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट. ऑपरेटिंग कॉस्ट में मेरा अमाउंट इंक्रीज हुआ तो मेरी रिजल्टिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इतने अच्छे बहरहाल नहीं आए. ठीक है. ये एक साल की कहानी देख के नजर आ रहा है. फाइनेंशियल पोजीशन अगर देखें तो ओवरऑल लेवल पे मेरे एसेट्स ग्रो नहीं हुए. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ग्रो नहीं हुआ तो मैंने कोई मैसिव इन्वेस्टमेंट शायद नहीं की है या की है तो डेप्रिसिएशन के बराबर ही की है. इन्वेंट्री मोरलेस में उतनी ही होल्ड कर रहा हूँ. रिसीवेबल्स थोड़े से मेरे स्वॉलन हो चुके हैं. 2100 से 2300 पे चला गया हूँ. ठीक है. कैश इन बैंक बैलेंस मेरा काफी कम हो चुका है. इक्विटी इज जस्ट अ बैलेंसिंग नंबर. डेट रिड्यूस हुआ है. बैंक लोन कम हो चुका है लेकिन मेरी ट्रेड इन अदर पेबल और बैंक लोन्स ओवरड्राफ्ट्स मोर और लेस एक ही पोजीशन पे खड़ी है. 100-125 का फर्क है ओवर बेस नंबर ऑफ 3000 और ये इक्विटी लाइबिलिटीज. सही. अब आ जाओ यहाँ पे रिसेंट डिविजनल परफॉर्मेंस. आपको रिक्वायरमेंट उसने स्पेसिफिकली क्या कहा था? रिक्वायरमेंट में कहा था कि भाई एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट यूजिंग इन्फॉर्मेशन अपेंडिक्स 1 एंड 2 कंपेयर डिविजनल परफॉर्मेंस फॉर द ईयर. अब मुझे ये तो समझ आ गया कि भाई इस साल की कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी बहरहाल नहीं रही है. मुझे ये चीज समझ में आ गई कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी की इस साल की नहीं रही है. थोड़ा सा स्लाइट डिक्लाइन आया जरूर है लेकिन एट द सेम टाइम किस डिवीजन की वजह से आया है वो हम यहाँ इवेलुएट कर लेते हैं. आ जाए. बिल्डिंग डिवीजन और प्लम्बिंग डिवीजन. अच्छा जी. प्लम्बिंग डिवीजन की सेल्स तो बहरहाल थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पर उससे ज्यादा इंक्रीज. ठीक है. कॉस्ट ऑफ सेल जीपी दिया हुआ है. ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर दिया हुआ है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है. मैं जीपी मार्जिन निकाल सकता हूँ. ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन बहरहाल निकाल सकता हूँ. ठीक है. ये 2 रेशियोज निकल सकते हैं. बाकी इन्होंने मुझे बैलेंस शीट दी हुई है. टोटल एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज. परफॉर्मेंस टारगेट. The board set the following targets for both the divisions. A 10% increase in revenue driven by increased sales volumes, not by price. मुझे बताओ रेवेन्यू इंक्रीज करने की कितनी वजूहत होती है? किन किन वजूहत की बिना पर रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है?
प्राइस इन क्वांटिटी बोथ। यहाँ जो टारगेट मिल रहा है वो सिर्फ किसके हवाले से मिल रहा है? 10% का जो टारगेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे रहे हैं, ये कौन सा टारगेट दे रहे हैं, वॉल्यूम का या प्राइस का? सर सिर्फ वॉल्यूम का दे रहे हैं, प्राइस का इम्पैक्ट इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, ये हमें यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स और उसके एनालिसिस से पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम का इम्पैक्ट है, कितना प्राइस का इम्पैक्ट है। आ जाए, 10% रिडक्शन कहते हैं रिसीवेबल डेज में चाहिए, तो ऊपर देखो रिसीवेबल डेज क्या कैलकुलेट हो सकते हैं? बिल्कुल सर हो सकते हैं। रेवेन्यू का नंबर भी मेरे पास है, मेरे पास एवरेज रिसीवेबल भी है। मैं 2019 का रिसीवेबल का डेज का नंबर निकाल सकता हूँ, 2018 का निकाल सकता हूँ, और देख सकता हूँ कि क्या सूरत हाल रही है, कंपनी के डेज कहाँ से कहाँ गए। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं पेबल डेज में रिडक्शन लेके आओ टू 90 डे मैक्सिमम टू मेंटेन गुड रिलेशन विद सप्लायर्स। अभी शायद हम बहुत डिले कर रहे हैं, उसको भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। Both divisional managers have provided management accounting reports which confirm that sale volume growth in 2019 has exceeded 10%. Additionally, cost savings initiatives were introduced which has improved the operating margin in both divisions. This was achieved by identifying efficiencies in the supply chain and reducing the current product range, particularly in the plumbing division. ये इन्होंने अपने तौर पे कुछ कमेंट्री की है। अब इनको कंपेयर करके हमने रिक्वायरमेंट में ये बताना है कौन से ऐसे 4 मैटर्स हैं जिस पे बोर्ड को नजर करनी चाहिए। ठीक है, अब आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, 10 मिनट लो। जो रेशियोज तुम्हें ठीक लगते हैं उनको कैलकुलेट करो, खुदारा कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करके अंदाजा लगाओ वो कौन से 4 मैटर्स हैं जो वहां पे हमें बोर्ड को बताने चाहिए। जो जो तुम निकाल सकते हो, इन्वेंट्री के डेज हो गए, लाइबिलिटी के डेज हो गए, रिसीवल के डेज हो गए, रेवेन्यू की परफॉर्मेंस हो गई, रेवेन्यू की ग्रोथ हो गई, इसके अगेंस्ट कॉस्ट की ग्रोथ हो गई, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन, थिंग्स लाइक दैट। जितने रेशियोज कंप्यूट कर सकते हो करो, और अपने पास छोटे छोटे 3-4 बुलेट्स बना लो। 10 मिनट के बाद मैं खुद इसको सॉल्व करना पे तुम्हारे साथ स्टार्ट कर दूंगा। गिविंग यू 10 मिनट्स। जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग लेंगे उनके लिए भी यही सजेशन है कि अभी बैठ के कैलकुलेट करें, बेशक गलत करें, कंपेयर फिर आप बाद में कर लीजिएगा। स्टार्ट इट।
चलिए जी, मैं आप लोगों के साथ साथ अब सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं नंबर्स को प्लॉट कर दूँ ताकि एक्सेल में फॉर्मूला वर्क करना इजी हो जाए। सो वी हैव रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, देन वी हैव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सही है। और ये हमारे पास है बिल्डिंग डिवीजन एंड देन वी हैव प्लम्बिंग डिवीजन। बिल्डिंग डिवीजन, plumbing division, right? So for building division, we have numbers like 19 and 2018. So for revenue, we have 8565.3, 6459.4, 1878.1, 8048, 6076.7, then we have 1751.2. ठीक है, 220 आ गया, 6171.5, 97.4, 1673.9. That's a 100.2 over here. ठीक है. And we have 5828.8, 4051.3, 1552.8, 224.7. ठीक है. सबसे पहले तो बड़ी एक आसान सी कैलकुलेशन आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप कंपेरेटिव चेंज निकाल लें कि भाई किस में कितना चेंज आया है। यहाँ पर आपके सामने रेवेन्यू का चेंज आ रहा है। रेवेन्यू का चेंज है 6.43, 6.5% से रेवेन्यू बढ़ा है। कॉस्ट 6.3 से बढ़ी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यही तीन कैलकुलेशंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। 5.88, 8.5 एंड 7.8। ठीक है, दोनों डिविजन्स में कहाँ किस लेवल पे कितना चेंज आया है ये चीज तो आपको बाहर एक सोर्ट ऑफ एक इसमें नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा देखो, इन्होंने आपको रिक्वायरमेंट में क्या कहा कि 4 मैटर्स आपको बोर्ड को बताने। सही है, 4 में से हिंट 3 चीजों की तो यही दे दी इसने। एक इसने ये बोला कि भाई बोर्ड ने इनका टारगेट ये रखा था कि 10% इंक्रीज लाएंगे रेवेन्यू में। सही है, मुझे बताओ क्या यहाँ पे 10% इंक्रीज नजर आ रहा है किसी के भी रेवेन्यू के अंदर? कितने लोगों ने पॉइंट पिक कर लिया था कि सर इन्हें 10% का टारगेट मिला था लेकिन 10% इन्होंने मीट ही नहीं किया? डिड एनीवन पिक इट? चलो माशाल्लाह, गुड, वी हैव पीपल। ज़ैनब सेड यस, साद आल्सो सेड हाँ वॉल्यूम का ना बिल्कुल, लेकिन नहीं किया इन्होंने। इन्होंने किया क्या है बेसिकली, हम अपने एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे ये लिखेंगे, मैं आपको बता दूं मेंटर्स में revenue has not increased by 10% in order to achieve the volume growth. Divisional managers
might have given heavy discounts which has brought the overall revenue increase below below 10%. अभी आप अपनी ओवरऑल चीज में एक्सपैंड करके लिखेंगे, थोड़ा सा 2-3 लाइन में इसको वो करके, ताकि मार्क्स जस्टिफाई करें। लेकिन बात का पॉइंट ये है, रेवेन्यू बेशक आपको नजर आ रहा है बजाहिर कि हाँ यार कंपनी ने अचीव कर लिया होगा वॉल्यूम में, लेकिन इन्होंने शायद इसको अचीव किया है बहुत हेवी डिस्काउंट्स देकर, तो ओवरऑल इम्पैक्ट बहरहाल डिक्रीज हो गया है 10% से। तो ये तो जुगाड़पन कोई भी कर सकता है, सॉरी टू से दैट वर्ड, लेकिन बात आसानी से समझ आ जाएगी। ये जुगाड़ करना क्या मुश्किल है? बोर्ड कह रहा है 10% वॉल्यूम इंक्रीज लाओ, अब ये क्या कर रहे होंगे, ये जो वॉल्यूम की शीट लेके गए होंगे बोर्ड के पास और बोलेंगे देखें हमने तो अचीव कर लिया 10%, आपने बोला था हमने कर लिया, आपका हुक्म सर आंखों पे। अरे भाई सर आंखों पे हुक्म तो है, लेकिन आपने वो अचीव किस तरह से किया है? आपके सामने एक चीज नजर आ रही है कि रेवेन्यू का टोटल इंक्रीज तो 10% हुआ ही नहीं है। बोर्ड का कहने का एसेंस क्या था? बोर्ड चाह रहा था कि भाई 10% तो वॉल्यूम इंक्रीज आए, करंट प्राइस हम जो रखे हुए हैं उतना ही रखें तो हमारी सेल्स ग्रो करेंगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सॉर्ट ऑफ एक जुगाड़ किया कि हेवी डिस्काउंट्स दे दिए। पता है जब डिस्काउंट दोगे फ्री में दे दो चीज, भाई सबसे ज्यादा बिकेगी। फ्री में देने पे जितनी चीज बिकेगी इतनी किसी और चीज में बिक सकती है? कभी भी नहीं बिकेगी। आप फ्री में दे देते, लोगों ने डिस्काउंट्स दिए हैं और अच्छा खासा एक डिक्लाइन 10% का एक अचीव नहीं हो पाया। तो पहला मैटर तो यही आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, अच्छा रिसीवेबल डेज पेबल डेज पे मैं आता हूँ, पहले पीएनएल पे जितना एनालिसिस है वो कर लेते हैं ताकि कोई और मैटर भी होगा तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा पीएनएल में क्या क्या एनालिसिस होता है? तो हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जीपी मार्जिन का हो सकता है, बिल्कुल सर हो सकता है। ये मेरा लेट्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स है, सॉरी जीपी है, इसको आप डिवाइड कर दो आपके रेवेन्यू से। देखो गौर से देखना, बिल्डिंग डिवीजन में जीपी मार्जिन 24.5 के आसपास ही है। जीपी मार्जिन मैंने बताया था हमेशा होल नंबर में देखा करो। यहाँ पे जीपी मार्जिन पे कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, 25% 24%। हालांकि रेवेन्यू पे इन्होंने प्राइस गिराया है, रेवेन्यू पे इन्होंने प्राइस गिराया है। वॉल्यूमेट्रिक पर्सपेक्टिव से अगर 10% वॉल्यूम का इंक्रीज आया है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी इंक्रीज आया होगा। लेकिन देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स में सिर्फ और सिर्फ 6.3% का इंक्रीज है। कॉस्ट ऑफ सेल्स सिर्फ 6.25% से बढ़ी है, तो या तो इन्होंने सप्लायर के साथ रेट अच्छा नेगोशिएट किया है या कॉस्ट को कंट्रोल किया है, दो में से एक चीज की है। कॉस्ट को कंट्रोल किया है या सप्लायर के साथ रेट अच्छा निगोशिएट किया है। तो कम से कम हम बिल्डिंग डिवीजन के बारे में ये जरूर कह सकते हैं कि भाई इसने अगर डिस्काउंट दिया और रेवेन्यू अचीव नहीं किया तो कम से कम अपना जीपी मार्जिन ये सस्टेन कर पाया। जीपी मार्जिन 25 से 24 ये भारत सॉर्ट ऑफ एक सस्टेन कर पाया, बल्कि इसने इंप्रूव ही किया 1% से। यहाँ 1% से जीपी का डिक्लाइन है, क्योंकि कॉस्ट देखो 8.5% से बढ़ी है और रेवेन्यू 5.8% से। तो इतना इंक्रीज नहीं आ पाया जीपी में जो एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड था कि यार आ जाना चाहिए था, या अपना जीपी मेंटेन नहीं कर पाए वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मैटर्स में ये लिख सकते हैं, प्लम्बिंग डिवीजन had a declining gross profit margin, clearly showing that cost efficiencies could not be achieved and sales prices, चलो सेल्स प्राइस वाली बात हम ऊपर लिख चुके हैं। सेल्स प्राइस उसने डिक्रीज की, उसकी वजह से वो ना रेवेन्यू पे 10% ग्रोथ आ पाई। उल्टा आपकी वॉल्यूम बढ़ी तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स तो बढ़ी रही है। डिस्काउंट एक कंपनी जब भी देती है तो वो अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी लेके आती है, वरना उसके जीपी पे हिट हो जाएगा। मैथमेटिकली सोचो, अगर मैं रेवेन्यू में डिस्काउंट्स दे दूं और वॉल्यूम को बढ़ाता जाऊं तो आमने सामने सप्लायर से तो सामान मिल रहा है या मैन्युफैक्चर तो कर रहा हूँ। अगर कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं लाऊंगा तो जीपी डिक्लाइनिंग मोड में जाएगा, और यही हुआ यहाँ पे। इस डिवीजन का जीपी जो है डिक्लाइनिंग मोड में चला गया। ऑल्दो प्लम्बिंग डिवीजन का जीपी अच्छा है, प्लम्बिंग डिवीजन का अगर वैसे देखो तो जीपी बहुत बेहतर है, 29% जीपी एज कम्पेयर टू बिल्डिंग डिवीजन। इनका जीपी परसेंटेज बहुत बेहतर है, लेकिन एक डिक्लाइनिंग मोड में है, सही है। अगर ये 100 रुपए की सेल करते हैं तो 30% जीपी बचा लेते हैं, ये अगर 100 रुपए की सेल करते हैं तो 24 का बचा लेते हैं। तो एक गैप ऑल्दो है, लेकिन ओवरऑल लेवल पे जो इस साल की परफॉर्मेंस है उसमें इतना अच्छा प्लम्बिंग डिवीजन ने परफॉर्म नहीं किया बेसिकली, ठीक है।
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। इसको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कहते हैं जो मैं बना रहा हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखो प्लम्बिंग डिवीजन का डिक्लाइनिंग मोड पे है। क्यों है? थोड़ा सा गौर फिक्र करते हैं, नजर आएगी हमें एक चीज। ये देखो प्लम्बिंग डिवीजन कितने परसेंट से बढ़ रहा है, इसके एक्सपेंसेस कितने परसेंट से बढ़ रहा है, ये तुम लोगों को एग्जाम में डिटेलिंग लिखनी होगी। सर 7.8% से, वेयर एज रेवेन्यू कितने से बढ़ रहा है सर? 5.8 से। यहां भी यही सिचुएशन है, 7.28 से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े, ये देखो, लेकिन रेवेन्यू कितने से बढ़ा है? सिर्फ 6.43 से। एक अच्छा मैनेजर या एक अच्छा कॉस्ट एफिशिएंसी लाने वाला शख्स हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कि आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शुड बी बिलो द ग्रोथ ऑफ योर रेवेन्यू। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज more than the growth of revenue, thus declining operating profit margins। आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस तरह से जो वो डिक्लाइनिंग की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको एक्चुअल सिचुएशन नजर आएगी। ये 2.73 से 2.65 की तरफ चला गया, ये 3.85 से बेसिकली 1.62 की तरफ चला गया। तो प्लम्बिंग डिवीजन में तो बहुत शदीद इंपैक्ट आया है। हाँ, बिल्डिंग डिवीजन ने फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा साइन नहीं है कि आप आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो आपके रेवेन्यू की ग्रोथ को एक्सीड कर रहे हैं। आज इसका इम्पैक्ट कम है, बहरहाल आज इसका इम्पैक्ट कम है, लेकिन आने वाले वक्तों में इसका इम्पैक्ट कम नहीं होगा। और इसका इसकी ये भी वजह है बहरहाल कि कुछ हद तक वो अपना जीपी अचीव कर पाए। ये जो जीपी अचीव किया ना, इधर जो एफिशिएंसी लेके आए, इस एफिशिएंसी की वजह से उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन बेहतर है, इस एफिशिएंसी की वजह से। वरना अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर्सेस रेवेन्यू देखोगे तो ओवरऑल डिक्लाइन ही हुआ है। उसको मैं करके दिखा देता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, इसको रेवेन्यू से डिवाइड करके देखो। किस 0.93, एक स्लाइड इंक्रीज यहाँ पे है। ये परसेंटेज कम होना चाहिए वक्त के साथ, बढ़ना नहीं चाहिए एक अच्छे परफॉर्मिंग डिवीजन के लिए। यहाँ देखो 26.6% रेवेन्यू का ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, अब 27.12 है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैरल डिक्लाइन होना ही था। इधर तो शदीद हुआ, इधर बैरल फिर भी थोड़ा सा कम। ठीक है, प्लम्बिंग डिवीजन, plumbing division's net profit margin has declined significantly due to this failure to control operating expenses। 6-7 मैटर्स हैं, हमें 4 लिखने होंगे। एग्जाम में जो 4 आप जहन में है वो लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कंप्लीटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बता देता हूँ। ठीक है, उसको रहने दो इस तरह से। ठीक हो गया, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल आया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू निकल आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कंप्यूट कर सकते हैं? और सर हम इन्वेंट्री डेज, पेबल डेज, ठीक है, रिसीवेबल डेज, और हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। तो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि जहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मौजूद होता है वहां आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल तैयब ने लिखा भी है चैट पे, जबरदस्त हो गई बात। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाला जा सकता है। रुबास कहते हैं सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वाली बात फिर से बता दें प्लीज। देखो कहने का मकसद ये है कि जो तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनका जब रेवेन्यू के साथ तुम रेशियो निकालते हो वो वक्त के साथ डिक्लाइन होना चाहिए। यानी तुम्हारा जब रेवेन्यू बेस इंक्रीज हो तो तुम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल रखो। जितना रेवेन्यू बढ़ा है अगर उससे ज्यादा तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो तुम आहिस्ता आहिस्ता लॉस की तरफ मूव करोगे। समझ आ रही है बात? जैसे जब मेरा 100 रुपए का रेवेन्यू था, 100 रुपए का रेवेन्यू था,
तो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50 रुपए के थे, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल कह रहा हूँ, या चलो 20 रुपए के थे, 20% का रेशियो निकलता है, सही। अगले साल मेरा रेवेन्यू हुआ 150, अगले साल मेरा रेवेन्यू हुआ 150, लेकिन मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए 50, तो इसका मतलब 33% ऑफ द रेवेन्यू मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चला गया। तो बॉटम में बचेगा क्या? शेयर होल्डर को क्या जाके दूंगा? शेयर होल्डर को देने के लिए ये जरूरी है कि कम से कम मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करूं कि मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वक्त के साथ डिक्लाइनिंग मोड पे जाने चाहिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होना चाहिए, वक्त के साथ एफिशिएंसीज आनी चाहिए, मैं कम लोगों से ज्यादा काम ज्यादा चीजें सब करवा सकूं, तो मैं शेयर होल्डर को वैल्यू ला के दूंगा। लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि मैं बिल्कुल अपने सस्टेनेबिलिटी के फैक्टर्स को और स्ट्रैटेजीज को भूल जाऊं, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल लेवल पे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं बचा ना पाऊं। इसी बात के तो एक सीईओ को पैसे मिलते हैं, अगर वो ये ना ला के दे फिर फायदा क्या? हमारे बहुत सारे लोग हैं वो इस तरह का कमेंट करते हैं कि वो फला कंपनी का सीईओ है, उसके सामने फाइनेंशियल्स रखे सीएफओ ने, तो उसको जो है वो ये चीजें भी नहीं पता थी और ये भी नहीं पता था, वो भी नहीं पता था। भाई उसका काम धंधा चलाना या उसका काम अकाउंटिंग रिपोर्टिंग करना नहीं है। धंधा चलाने के लिए उसने सेल्स की टीम रखी हुई है, प्रोडक्शन के लिए उसने फैक्ट्री की टीम रखी हुई है, रिपोर्टिंग के लिए उसने फाइनेंस की टीम रखी हुई है, अच्छे बंदे हायर करने के लिए उसने एचआर की टीम रखी हुई है। उसका काम कंपनी को डायरेक्शन देना। अब बीइंग अ पर्सन हु इज गिविंग डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, वो यही बोलेगा कि भाई अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वो रास्ते निकालो कि एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ये परसेंटेज कम होनी चाहिए और रेवेन्यू वक्त के साथ इंक्रीज करना चाहिए। समझ आ रही है बात? बस वो तुम्हारी बात सही है कि जब कंपनी एक्सपेंड करेगी तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन पड़े, मना नहीं है, इस हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़े कि वो ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज हो। एब्सोल्यूट टर्म्स में बेशक ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके इंक्रीज हो, लेकिन आपकी वो परसेंटेज कंट्रोल में रहनी चाहिए। दैट्स द आइडिया। ठीक है, अब आ जाए जी इन्वेंट्री डेज निकाल लेते हैं। सर ये रेशियो पता नहीं क्यों मैंने अक्सर एमएससी2 के स्टूडेंट से दूसरों से पूछा तो इनको ये रेशियो बड़ा पसंद होता है, बड़ा खुश होते हैं ये रेशियो कैलकुलेट करके। तो आए जरा जी, इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 365, ये जल्दी से चारों रेशियोज कैलकुलेट कर लें जी। सो सर इन्वेंट्री की पोजीशन क्या है यहाँ पे? 782.3 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। ठीक है, 44 डेज इन्वेंट्री ऑन हैंड। यहाँ पर इन्वेंट्री का नंबर जो है वो चेंज्ड है 928। इधर 44 डेज, इधर 56 डेज। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं तो इधर इनकी प्लम्बिंग डिवीजन की इन्वेंट्री कितनी है सर? 900.3 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। एंड लाइकवाइज यहाँ कर लें, बस इन्वेंट्री का नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा 856 बेसिकली। ठीक है, 77 से 75 डेज पे गए, 56 से 44 डेज पे गए। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज में अल्हम्दुलिल्लाह इनका ओवरऑल लेवल पे सिचुएशन बेहतर है, ये इन्वेंट्री जल्दी घुमा पा रहे हैं और सब कुछ ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है ना, एक डिविजनल अचीवमेंट है, इस अचीवमेंट को हमें हाईलाइट करना चाहिए कि यार एक अचीवमेंट है कि आप उसको 56 से 44 पे लेके गए बिल्डिंग डिवीजन में। लेकिन यही चीज प्लम्बिंग डिवीजन में नहीं हो पाई, प्लम्बिंग डिवीजन में ये चीज नहीं हो पाई। प्लम्बिंग डिवीजन, अब आप अपने आंसर में जरूर लिखेंगे कि बिल्डिंग डिवीजन ने अच्छा इंप्रूव किया, कुड नॉट इंप्रूव मच ऑन द इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का मतलब ये होता है कि कितने दिन इन्वेंट्री आपके हाथ में रहती है, आप कितने दिन में उसको घुमा देते हैं। तो भाई हर 56 दिन में इन्वेंट्री बेचते हैं और हर 44 दिन में इन्वेंट्री बेचते हैं, जितने कम दिन होंगे उतना साल में आप ज्यादा राउट कर पाएंगे अपनी इन्वेंट्री को, सही ना, उतना आप बारह उसको राउट कर पाएंगे। सर इसी तरीके से हमारे पास अगला रेशियो जो है वो पेएबल टर्नओवर डेज का हो सकता है। क्या डायरेक्टर ने इन्वेंट्री के रिलेटेड कोई टारगेट दिया था? नहीं सर, वो रिसीवेबल पेएबल डेज में दिया था, वो हम निकाल लेते हैं। परचेसेस का नंबर नहीं है और ज्यादा उसमें खैर बहरहाल निकल सकता है परचेस का नंबर, ऐसा नहीं कि नहीं निकल सकता, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है और आपके पास कॉक्स का नंबर भी है, तो आप परचेस का नंबर निकाल सकते हैं और फिर परचेस से पेबल के डेज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इतना डिटेल में ना जाओ तो भी कोई एज सच इतना बड़ा मसला नहीं है, सही है। उसको अगर कॉक्स से भी डिवाइड कर दो तो मोर और लेस उस सिचुएशन पे पहुंच जाओगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हम आ जाते हैं पेबल डेज में, पेबल अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक्सीलेंट पॉइंट, चैट पे रिस्पॉन्स आया है कि सर ऑब्सोलेसेंस का लिख सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त ऑब्जर्वेशंस का पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट।
शायद इनकी इन्वेंट्री बड़ी बड़ी ऑब्सोलीट हो रही है, उसको बेच नहीं पा रहे। बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुड पॉइंट। ठीक है, पेबल डेज को भी भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे कैलकुलेट कर लो, मोर और लेस, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, हमारे पेबल्स हैं 1578 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। यहाँ पर आ जाओ अगर, तो पेबल कितना था 1585.2। इसी तरीके से यहाँ आ जाओ तो 1289, then we have 1319। 1318.8। ठीक है, अब यहाँ पे जी पेबल डेज के बारे में क्या उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था 10% रिडक्शन पेबल डेज में होनी चाहिए टू 90 डेज मैक्सिमम टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद सप्लायर्स। अब बताओ बोर्ड का ये टारगेट किसने मीट किया है 90 डेज वाला? जल्दी से भाई, जल्दी से। आदिल खान कहते हैं सर, शुड वी बी राइटिंग अ कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द डिविजन्स इन द आंसर? यस यू शुड। एक चार मैटर्स का जो पॉइंट में बना रहे हैं वो कंपैरिजन में ही बना रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग डिवीजन ने टारगेट मीट किया है, बट अगेन प्लम्बिंग डिवीजन सो फार कुड नॉट अचीव दिस टारगेट एज वेल। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों का टाइम बच सके, लेकिन इन ऑर्डर टू गेट अ फुल मार्क से आपको 2-3 लाइन में उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखना होगा। सो दैट्स द आइडिया, मैंने थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया था। फेल द टारगेट payable turnover days might be harmful for supplier relationships। 25,000 सप्लायर्स की बेस है आपके पास, लेकिन आपका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लायर से, वही आपकी सेल्स को प्राइमरली ड्राइव कर पाएगा। रिसीवेबल डेज इसी तरीके से देखो तो रेवेन्यू पे निकल आएंगे, राइट? सो वी हैव 1443 divided by revenue multiplied by 365, right? So this gives you 62 and यहाँ पे ये नंबर है 1382.4। आई होप तुम लोग बोर नहीं हो रहे होगे यार। Then we have 830.1 and we have 744। थोड़ा सा ये सब चीज़ें ड्राई हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल करना है। ठीक है, रिसीवेबल डेज के बारे में उन्होंने क्या टारगेट दिया था? उन्होंने दिया था 10% रिडक्शन इन रिसीवेबल डेज। ठीक है, 10% रिडक्शन। यहाँ कितना रिडक्शन आया जी? 1.83 और यहाँ उल्टा इंक्रीज हो गया। तो बिल्डिंग डिवीजन ने तो फिर भी कोशिश की रिसीवेबल डेज को डिक्रीज करने की। ये तीनों चीजें ना एक चीज की तरफ इशारा कर रही है, इनका वर्किंग कैपिटल का मसला खड़ा हो जाएगा। ये ना अपने कस्टमर से जल्दी रिकवर कर पा रहे हैं, ना अपनी इन्वेंट्री के डेज को बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूव कर पा रहे हैं, प्लम्बिंग डिवीजन की बात कर रहा हूँ। तो इनके पेएबल डेज का ये रिजल्ट होना ही था। जितना जल्दी इन्वेंट्री निकालेंगे और जितना जल्दी अपने कस्टमर से पैसा लेंगे, उतना अपने सप्लायर्स को जल्दी पे कर सकेंगे। ठीक है ना? तो ये इन्वेंट्री और रिसीवेबल में अगर ये फंस गए तो ये ओवरऑल लेवल पे अपने पेबल्स को इंप्रूव कभी भी नहीं कर पाएंगे। या आप एक पॉइंट में समझाएंगे डिटेल में, 4 पॉइंट्स कोई भी लिखना है, मैं मल्टीपल बता रहा हूँ, कोई भी 4 पॉइंट्स पिकअप कर लो, जिसमें से 3 ये डायरेक्टर्स वाले कर लो और एक कोई और कर लो, जो भी तुम पॉइंट्स में पिकअप करना चाहते हो। सही है? सो क्लियरली स्पीकिंग, रिसीवेबल्स टारगेट हैज नॉट बीन मेट। Not been met by both the divisions, leading to working capital issues। एक चीज होती है कैश साइकिल। कैश साइकिल शायद तुम लोगों ने पहले, आई डोंट नो पढ़ी है नहीं पढ़ी है, लेकिन एक चीज होती है कैश साइकिल। वो कैसे कैलकुलेट होती है? बेसिकली कैश ऑपरेटिंग साइकिल।
कैश ऑपरेटिंग साइकिल इज बेसिकली, देखो मैंने इन्वेंट्री कितने दिन होल्ड करी, फिर उसको बेचने के बाद कितने दिन लगे पैसे आने में, और फिर कितने दिन में मैंने अपने पेबल को पे किया। सही है, ये 17 दिन की साइकिल है। पहले ये 23 दिन की थी, यहाँ पर 17 और 5। ये बेहतर से बेहतर वक्त के साथ साथ होनी चाहिए, यानी मैं कम से कम दिनों में रिसीवेबल से जो है वो कलेक्शन अपनी कर रहा हूँ, और पेबल्स को जो है वो जल्दी पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक स्लाइट इंप्रूवमेंट है, जितना कम ये नंबर होगा उतना बेहतर है। इधर इंप्रूवमेंट है। चाहो तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल पे एक पॉइंट लिख सकते हो, ना याद आए तो कोई ऐसा मसला नहीं है एग्जाम में। लेकिन कैश ऑपरेटिंग साइकिल इज बेसिकली इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेबल डेज। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस जब हम कंपनीज का करते हैं तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो है कि कंपनी का कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, कितने दिन में कंपनी पैसा कमा देती है। जितने ज्यादा दिन होंगे ना, उतने दिन तुम्हें ये पैसे फंसा के रखने पड़ेंगे। 23 दिन के पैसे, 17 दिन के पैसे, ये तुम्हें चाहिए होंगे। सही है। अब जैसे यूनिलीवर जैसी कंपनीज को मैंने देखा था, तो वहां पे बेसिकली ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल जो है नेगेटिव थी, यानी उनको अपने सप्लायर्स को बाद में पैसे देने होते थे, और रिसीवेबल से बहुत जल्दी आ जाते थे। तो जो बीच का गैप होता था ना, वो फाइनेंस मतलब उसमें बैंक के पास पैसे रखवा देते थे, उल्टा उनको गेन मिल जाता था। सप्लायर्स को पेमेंट करने में टाइम होता था, और कस्टमर फॉरन पे कर देता था। क्यों? एक ब्रांड की वो है, स्टैंडिंग है, उसकी बार्गेनिंग पावर है। आदिल खान कहते हैं सर, रिसीवेबल डेज इन द प्लम्बिंग डिवीजन have increased by 5% rather than decreasing. This could be due to divisional management in the plumbing division allowing extra credit period to customers to increase sales volume. Can we say this? We can definitely say this. We can definitely say this. And this is an excellent point. ओवरऑल इस डिवीजन में सिचुएशन नजर ही ये आ रही है कि वो दबा के डिस्काउंट दे रहा है, बेहतरीन करके डिस्काउंट्स दे रहा है, और फिर उसके बाद क्रेडिट टर्म भी वैल्यू जो इंक्रीज कर रहा है। एक पॉइंट आप ये भी कह सकते हो कि उसके रिसीवेबल्स रिकवर नहीं हो रहे, पुराने रिसीवेबल्स को इतने खास रिकवर नहीं हो रहे। ये देखो रिसीवेबल्स के अंदर इंक्रीज साफ जो है वो नजर भी आ रहा है सॉर्ट ऑफ। 744 वर्सेस 830 में जरा रिसीवेबल का इंक्रीज निकालो। 830 डिवाइड बाय 744 -1, 11.5%, 12% से आपका रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। सेल्स कितने से इंक्रीज हो रही है? सिर्फ 6% से। इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट यू आर नॉट एबल टू रिकवर मनी फ्रॉम योर कस्टमर्स, आइदर ड्यू टू देयर लिक्विडिटी पोजीशन, कोई बैड डेट का खतरा, या ओवरऑल लेवल पे जो है वो आप उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे, सही से फॉलो अप नहीं कर पा रहे। तो प्लम्बिंग की जो लिक्विडिटी है ना, वो इतनी बेहतर नहीं है, और उनका कैश ऑपरेटिंग साइकिल वर्सन होता जा रहा है डे बाय डे। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने तुम्हें बताया था, इसके अंदर डेट और इक्विटी दोनों आ जाता है। हर वो सोर्स ऑफ फाइनेंस आती है जिसमें इंटरेस्ट आपको नहीं देना या डिविडेंड नहीं देना, या सॉरी देना है, वो सारी चीज आ जाती है। जिन पे नहीं देना वो एक्सक्लूड हो जाती है। तो ये देखिए नंबर निकाल के दिया हुआ है, टोटल एसेट लेस करंट लायबिलिटीज। ये देखते ही आपके जहन में आना चाहिए कि वो आपको एक नंबर सॉर्ट ऑफ दे रहा है निकाल के, आप ये रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसको आप डिवाइड कर दो इस नंबर से, 2635, फिर ये है आपके पास 2892, फिर ये है 1699.6, then you have 1684.4। तो आरओई भी जो है वो प्लम्बिंग डिवीजन का बहरहाल प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक ROCE फॉर द प्लम्बिंग डिवीजन। अब देखो तुम्हारी रेशियोज पे अगर अच्छी ग्रिप है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस क्वेश्चन को हैंडल करना कितना आसान था। मतलब इट वाज वेरी इजी टू डू दिस पार्ट। कितने मार्क्स थे इस पार्ट के? 15 नंबर। मतलब 15 नंबर का पार्ट यार, एक 15 नंबर का। सही है, 15 नंबर का मतलब है तुम्हारे पेपर का 15%, और अगर इस 15 में से तुम 10 ले लेते हो तो तुम्हारी पासिंग प्रोबेबिलिटी में से 20% तो हो गया पूरा। 50 चाहिए होते, 50 में से 10 मिल गया तो 20% हो गया। 2829 है कहाँ पर? मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, 2829। थैंक यू बस। तो 8% से 9% पे इंप्रूवमेंट फिर भी की है रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड प्लम्बिंग डिवीजन ने नहीं की। लिक्विडिटी इश्यूज भी हैं, सेल्स की भी ग्रोथ अचीव नहीं कर पाए, पेबल के डेज, इन्वेंट्री के डेज ये अचीव नहीं कर पाए, रिसीवेबल के डेज अचीव नहीं कर पाए, एक बैड मार्जिन की तरफ ओवरऑल लेवल पे जा रहे हैं। कैश ऑपरेटिंग साइकिल इनकी इंप्रूव होती, मतलब इंप्रूव कह रहा हूँ, इंक्रीज होती जा रही है,
ज्यादा दिन का कैश इनको अपने पास होल्ड करना पड़ रहा है। सी रनिंग फाइनेंस में जाएंगे, रनिंग फाइनेंस में जाएंगे तो ओवरऑल लेवल पे फिर फाइनेंस की कॉस्ट बढ़ेगी, ये सारी चीजें जो है वो बढ़ेंगी। कनील कहती है सर अपेंडिक्स 1 क्या क्या यूज था इस रिक्वायरमेंट में? अपेंडिक्स 1 से एक बेसिक आइडिया लेना था कि भाई कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। हमने एक आइडिया ये लिया कि यार 2008-18 से 2019 में परफॉर्मेंस इतनी कोई बेहतर नहीं हुई है, कम ही हुई है। तो अब यहाँ पे आके हमें ये पता चल गया कि हाँ यार ओवरऑल जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है ना इसमें, वो प्लम्बिंग डिवीजन ने ज्यादा किया है इस बुरी परफॉर्मेंस में, ना के बिल्डिंग डिवीजन में। अब देखो उसने 15 नंबर का तुम्हारे लिए ये सवाल रखा है ना, ये वाला रिक्वायरमेंट, एंड डिविजनल मैनेजर्स मैनेजमेंट टू एड्रेस 4 मैटर्स है। अगर मैं एक मैटर भी देखूं तो मोटा मोटा 4 नंबर का एक मैटर बनता है, ठीक है। या चलो 4 नंबर का मैटर ना रखो, 5 नंबर की कैलकुलेशन रख लो, 5 से 6 नंबर की, और 8-9 मार्क्स का तुम्हारा ये जो है वो पूरी ड्राफ्टिंग है इसकी। तो 2 नंबर तकरीबन एक मैटर के उसने रखे हैं यहाँ पे। तो 2 नंबर का मतलब आप एक अच्छा 6-7 लाइन का पैराग्राफ लिख के उसके रीजंस के साथ, उसके ओवरऑल एनालिसिस के साथ समझाएंगे कि भाई कौन सा डिवीजन कहाँ पे किस लेवल पे लैग कर रहा है, किसने टारगेट्स मीट किए हैं, किसने नहीं किए हैं, क्या उनके ऑपरेटिंग डेज आपको बता रहे हैं, कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या बता रही है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। कैश ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल्स टू इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेएबल डेज। इन्वेंट्री डेज का मतलब कितने दिन मेरे हाथ में इन्वेंट्री रही, जाहिर है उतने दिन के बाद मैंने इन्वेंट्री बेच दी। 44 दिन के बाद मैंने इन्वेंट्री बेच दी। यहाँ से देखो लॉजिकली समझना, रटन नहीं लगाना फॉर्मूले का, लॉजिकली समझो। 44 दिन के बाद मैंने अपनी इन्वेंट्री बेच दी, ठीक है। इन्वेंट्री बेचने के बाद पैसे कितने दिन में आए, 62 डेज में आए, तो इन दोनों को ऐड कर लो। इन्वेंट्री मंगवाने से इन्वेंट्री बेच के उसके पैसे आने तक, इन्वेंट्री मंगवाने से उसके पैसे आने तक का जो सफर था वो 106 दिन का था, 106 डेज, 106 दिन का। लेकिन उसकी पेमेंट करनी है मुझे कितने दिन में, 90 दिन में या 89 डेज में। तो मेरे पास कितने दिन का कैश होना चाहिए, 17 दिन का। ये जो 17 दिन, मैं जब 90 डेज पर उसको पेमेंट कर दूंगा, लेकिन मुझे मेरी पेमेंट मिलेगी 106 दिन के बाद। तो ये जो 17 दिन है, इस 17 दिन का कैश मुझे बैंक से या इन सारी किसी से भी उधार लेना पड़ेगा, या कोई ना कोई सोर्स ऐसी जनरेट करनी पड़ेगी, वरना मेरा वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं हो पाएगा। ये डेज यहाँ पे कम हुए हैं इस डिवीजन में, 23 से 17 पे आए, दैट्स अ गुड थिंग। बिल्डिंग डिवीजन के पहले ये डेज बहुत कम थे, अब बहरहाल ये और ज्यादा इंक्रीज होगा, और ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो एक सिचुएशन ये नजर आ रही है कि बहरहाल इस तरह का एक सॉर्ट ऑफ जो जो अरेंजमेंट है वो उससे बेहतर होना चाहिए, ठीक है। पेबल डेज में वो 119 से 107 पे आए, 90 वाला टारगेट नहीं मीट कर पाए, ऑल तो कम किया लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। प्राइमरी जो इसका रीजन है वो क्या है, 75 दिन तक आपकी इन्वेंट्री बिकती नहीं है, इतने इतने दिन तक पड़ी रहती है, 2.25 महीने लग जाते हैं आपको एक इन्वेंट्री घुमाने में, खरीदने से बेचने तक 2.25 महीने लग जाते हैं। जबकि यहाँ देखो 50 दिन के अंदर इन्वेंट्री बाहर है। अगर मैं इन्वेंट्री की एक ट्रांजेक्शन के ऊपर 5% कमाता हूँ, साल में 10 दफा ट्रांजेक्शन घुमाऊंगा तो ये 50% का रिटर्न है। और अगर मैं एक ट्रांजेक्शन पे 5 कमाता हूँ, साल में 4 दफा घुमाऊंगा तो ये 20% का रिटर्न है। इसको समझना होता है बेसिकली यहाँ पे। और ये रेशियोज ही कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में खुल के बोलते हैं। अब इन रेशियोज पे ग्रिप थी तो कितना आराम से ये सॉल्व हो गया, समझ भी आ गया, 15 नंबर की रिक्वायरमेंट भी हमने हैंडल कर ली। लेकिन अगर इस पे ग्रिप नहीं होती तो बहरहाल हम इसको नहीं कर पाते, ठीक है। कैसा लगा भाई ये एनालिसिस, मजा आया करने में या बोर हुए? चलो तो ये तुम्हारी 15 नंबर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हैंडल हो जाती है। और ये जो 50 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, इसको हैंडल करने की यही की होती है कि इसकी एक आध रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी इलोंगेटेड होती है, उनको देख के समझ के चीजों का अंदाजा लगा के फिर उसके बाद आपको ड्राफ्टिंग करनी है। आपने 2 रिक्वायरमेंट्स अच्छे से पढ़ के कर ली ना, 20-25 नंबर आपके साइड पे हो गए। अब बाकी आपके पास 60-50-60 नंबर का पेपर बचा हुआ है, और आपको लेने हैं उसमें से 25-30 नंबर या 20-25 नंबर। तो वो एक अलहमदुल्ला एक अच्छा एक ट्रेंड बना देता है पेपर को करने का, और एक फ्लो बन जाता है। तो एक अच्छा एग्जामिनी होना बहुत जरूरी है एमएसडब्ल्यू का पेपर क्लियर करने के लिए। कुछ लोग बहुत अच्छे थिंकर्स होते हैं, बहुत अच्छे कह लो कि एनालिस्ट होते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बात को। तो बात को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, बात को एक्सप्रेस करने का तरीका है कि बात सिंपल वे में बताई जाए, आसान, बिल्कुल आसान करके, बिल्कुल आसान करके बताओगे, उतना बताना जो वो तुम्हारे लिए इजी होगा। मल्टीपल पॉइंट्स एक जुमले में डालोगे या मल्टीपल एस्पेक्ट्स को एक पॉइंट में कवर करने की कोशिश करोगे,
नहीं लिख पाओगे, वन एट अ टाइम। ये जैसे आपने लिखा ना कि भाई रेवेन्यू 10% से नहीं बढ़ा है, शायद ये बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स दे रहे हैं अगर उन्होंने क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट मीट कर भी ली है तो। दैट्स वन पॉइंट बेसिकली। प्लम्बिंग डिवीजन का डिक्लाइनिंग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, क्लियरली शोइंग कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव नहीं हुई, दैट्स वन पॉइंट। अगर मैं इसको ऊपर वाले पॉइंट में मर्ज करने जाऊंगा ना, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा, ना रेवेन्यू पे सही बात कर पाऊंगा ना कॉस्ट पे सही बात कर पाऊंगा। अब रिजल्ट ये निकलेगा कि मुझे लगेगा मैं अपनी बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, मैं समझा ही नहीं पा रहा। लेकिन सर ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो हुनर का समंदर है, ये दिल के अंदर कैसे आएगा? तो हुनर का समंदर दिल के अंदर तभी आएगा जब आप लिख लिख के क्वेश्चंस कर करके प्रैक्टिस के आदी होंगे। एक अच्छा 15-16 क्वेश्चंस का चंक जब आप करेंगे खुद से घर पे बैठ के सॉल्व एमएस से डूबा, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके पेपर के निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी और इंशाल्लाह निकल भी जाएंगे। सही है। तो ये हमने हमारी रिक्वायरमेंट वन को यहाँ पे मोरलेस कंप्लीट किया। फिर कहते हैं भाई एडवांटेजेस बताओ, एक सिंगल प्लेटफॉर्म अगर ई बिजनेस प्लेटफॉर्म इस तरह का आ जाए और उस पर ई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज हो तो फिर उससे क्या सूरत हाल बनेगी, इसके एडवांटेजेस के बारे में लिखना है। हाँ भाई, क्या एडवांटेजेस हैं? और रिक्वायरमेंट है 9 नंबर की, ठीक है, हवाइयाँ नहीं मारना तरीके से बताना। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये बोलना क्या चाह रहा है। ये बोलना ये चाह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के दो ब्रांड्स पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फूड पांडा है, सही है, फूड पांडा है। फूड पांडा के दो रेस्टोरेंट्स होते हैं। मान लो फूड पांडा अपने जाती रेस्टोरेंट्स खड़े करता है, अपने खुद के रेस्टोरेंट्स खड़े करता है, और वो रेस्टोरेंट दो हैं। अब फूड पांडा दोनों को क्या बोल रहा है कि भाई तुम अपनी ऐप अलग बनाओ, और दूसरे वाले को कह रहा है तुम अपनी ऐप अलग बनाओ। और एक तरीका ये है कि फूड पांडा एक एक कॉमन ऐप बनाता है जिसपे वो दूसरों को डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है और अपने रेस्टोरेंट्स की सेल भी वहां से बढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो एक सिंगल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा है अपने सारे बिजनेस यूनिट्स के लिए, सही है। इसी तरीके से मेरा बिजनेस है, मैं सीमेंट में भी काम करता हूँ, ऑटोमोटिव में भी काम करता हूँ, लेकिन मेरी एक 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 जबरदस्त किस्म की वेबसाइट बनी हुई है जहां से मैं इतने सारे बिजनेस यूनिट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि अगर सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया जाए तो उससे क्या फायदा अचीव होगा, दैट्स द आइडिया। लो इन्वेंट्री लेवल्स रिक्वायर्ड, लो कॉस्ट। देखो सबसे बड़ी बात जो पहली आती है यहाँ पे वो ये आती है कि आपका कस्टमर हैसल में नहीं जाएगा। जो भी चाहिए यार, एक वेबसाइट है, उस एक वेबसाइट पे सब मिल रहा है। अभी तुम लोग अगर मंचीज की ऐप डाउनलोड करोगे, वो यूनिलीवर की ऐप है। यूनिलीवर इतना टाइम ये इसी डिफिकल्टी में रहा कि यार अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स अगर उस वेबसाइट पे लगाऊंगा तो सिर्फ कोई मेरी एक वेबसाइट के लिए थोड़ी आएगा, एक उसके लिए मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे। तब आप मंचीज पे जाओ, मंचीज पे लेस भी मिल रहा है, मंचीज पे पेप्सी भी मिल रही है, मंचीज पे इस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, बेकरी के आइटम आइटम भी मिल रहे हैं, स्लाइस और ब्रेड और जो है वो बटर वगैरह ये सब भी मिल रहा है, ब्लू बैंड भी मिल रहा है। मतलब यूनिलीवर के भी प्रोडक्ट्स हैं और दूसरों के भी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये तो बहरहाल कंपनीज ने मिला के एक जंक्शन बना लिया। लेकिन यहाँ पे तो इसी के दो प्रोडक्ट्स है ना, ये एक प्लेटफॉर्म पे ला सकता है, सही है। तो उसकी अननेसेसरी डुप्लीकेशन नहीं होगी, सिस्टम मेंटेनेंस आसान होगी, एक लार्ज कस्टमर बेस को वो एक्सेस कर पाएगा, डेटा एनालिटिक्स से अपने कस्टमर के डेटा को अंडरस्टैंड कर पाएगा, एक फर्दर बाउंड्री को एक्सटेंड कर पाएगा, जितना हो सकता है अपने आप को स्ट्रेटेजिकली डेवलप करेगा, सही है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटा सा वो देता हूँ, एक छोटा सा टास्क देता हूँ कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट भी और इसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स, अभी जैसे जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया मैं उनके लिए रिपीट कर दूं। मैंने आप लोगों को पहली क्लास में ये मेंशन किया था, व्हेन वी हैड आवर फर्स्ट क्लास। उस पहली क्लास में मैंने आप लोगों को ये मेंशन किया था कि मैं एक वीकेंड ऑफ करूंगा ड्यू टू माय ओन एग्जाम्स, तो वो वीकेंड अगला वाला है। सो यू कैन से दैट ऑन 21st and 22nd of August you won't have any class। ये वाला वीकेंड आपका फ्री होगा। उसके बाद जो अगला वीकेंड होगा तब हमारी क्लास होगी, जो भी फ्राइडे सैटरडे संडे में से कोई 2 दिन हो जाएगी। आपको टाइम टेबल के थ्रू जो है कम्युनिकेट हो जाएगा। मुझे ये बताओ इसके बाकी रिक्वायरमेंट्स जो बी सी डी और ई है, क्या तुम लोग उस वीकेंड में जिसमें क्लास होती है, क्या क्लास के टाइम में इसको सॉल्व करके लाओगे? अगर सॉल्व करके लाओगे तो फिर हम बिल्कुल वेरी नेक्स्ट क्लास में इसको जो है वो इस इन बाकी 4 रिक्वायरमेंट्स को लिख के डिस्कस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, सही है। तो आई कंक्लूड टूडेज क्लास विद योर होमवर्क दैट यू आर गोइंग टू डू दीज 4 रिक्वायरमेंट्स। और जो भी इंशाल्लाह हमारी अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम ये चारों रिक्वायरमेंट्स डिस्कस भी करेंगे और यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे, लिख भी लेंगे। अच्छे से टाइम देख के पीस ऑफ माइंड के साथ बैठना, उसी टाइम में बैठ जाना जिस टाइम में तुम्हारी एमएसडब्ल्यू की क्लास होती है।
तो वो तुम्हारे लिए एक साइकोलॉजिकली वो होगा कि वैसे भी क्लास करे तो बैठते ही थे, तो बैठ के इसको सॉल्व कर लेना। सही है, चलो मैं ये फाइल तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज़।